अगर आप एक सीए फाउंडेशन स्टूडेंट हो जिसका लॉ अब तक पढ़ के नहीं हुआ है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे चैप्टर्स बताने वाली हूँ जो अगर आपने छोड़ भी दिए तो भी आप कंफर्टेबली 75 मार्क्स का पेपर तो लिख के ही आओगे, इसलिए वीडियो आखिर तक देखना। अच्छा, उसके पहले एक छोटा सा एबीसी एनालिसिस कर लेते हैं वेटेज के साथ कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे। तो चैप्टर वाइज वेटेज की अगर हम बात करें तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में से एक ही क्वेश्चन आएगा आपको ऑफ 5 मार्क्स, लेकिन कभी कभार वो ट्रेंड चेंज कर देते हैं और 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऑफ 2.5 मार्क्स ईच, लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल वेटेज इज गोइंग टू रिमेन ओनली 5 मार्क्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका सबसे हाई वेटेज चैप्टर है क्योंकि 20 to 30 मार्क्स के क्वेश्चन यहां पर आते हैं, लेकिन मेरा अंदाजा है कि 25 मार्क्स का तो पेपर इसमें से आ ही जाता है। ठीक है, उसके बाद में सेल ऑफ गुड्स एक्ट की वेटेज है 15 to 20 मार्क्स। अच्छा, उसके पहले स्टूडेंट्स मुझे बहुत बार पूछते हैं कि मैम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से जो जनरल प्रोविजंस है दैट इज यूनिट 1 to 6 उसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं, और जो यूनिट 7 to 9 है दैट इज स्पेशल प्रोविजंस उसमें से कितने आते हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करोगे तो जो जनरल प्रोविजंस है उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, लेकिन अगर वेटेज की हम बात करें तो जनरल और स्पेशल प्रोविजंस में ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने सिर्फ जनरल प्रोविजंस पढ़े और मैंने स्पेशल छोड़ दिया तो चलेगा, क्या इक्वल वेटेज आती है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में से 15 to 20 मार्क्स, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में से भी 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, एलएलपी एक्ट में से 5 to 10 मार्क्स, कंपनीज एक्ट 15 to 20 मार्क्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 10 to 15 मार्क्स। अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो इन पर्टिकुलर चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना है आपको। एक क्विकली एबीसी एनालिसिस भी बता देती हूँ आपको कि अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो इस हिसाब से आपका पेपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ए कैटेगरी वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें आएगा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट। अगर आप 1.5 डे रिविजन प्लान कर रहे हो तो ये वाले जो चैप्टर्स हैं जो एक कैटेगरी के चैप्टर्स हैं वो आपको पहले करके जाने हैं। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट अगर आपने पढ़ लिया तो आपका 75% सिलेबस डन हो जाएगा। फिर आते हैं बी कैटेगरी में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और एलएलपी, क्योंकि इनकी वेटेज मिलाकर है ओनली 20 मार्क्स, और सी कैटेगरी में मैंने डाला है द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्योंकि उसकी वेटेज है सिर्फ 5 मार्क्स। अब अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर सिर्फ और सिर्फ अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट कर लिया तो भी आप कंफर्टेबली 75 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 25 to 30 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट कर लिया तो भी आप 75 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। इसका मतलब है कि अगर आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, एलएलपी और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर छोड़ भी दिया, मतलब एक भी क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो भी 25 मार्क्स छोड़ के आप 75 मार्क्स का कंफर्टेबली पेपर लिख पाओगे। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे आके पूछते हैं कि मैम मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया ही नहीं है, मतलब किया होगा थोड़े बहुत चैप्टर्स यहाँ वहाँ से किए, एक आध यूनिट कर लिया, या फिर मैंने पूरा छोड़ ही दिया क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिला, जनरल प्रोविजंस कर लिए थे, स्पेशल प्रोविजंस नहीं किए। तो मैं मानती हूँ आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, फिर भी आप 75 मार्क्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे। मान लो कि आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो इसमें से 25-30 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे। लेकिन अगर आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, एलएलपी और बाकी जितने भी हैं, तो आप यहां से 50 मार्क्स, यहां से 20 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट कर लिया तो भी आपका 75 मार्क्स का पेपर आप कंफर्टेबली अटेम्प्ट कर पाओगे। मान लो इस 75 मार्क्स में से आपको 25 मार्क्स के रॉन्ग आपके मार्क्स डिडक्ट हो गए, मे बी आपने कुछ करेक्ट सेक्शन नंबर नहीं लिखा था, या पे कुछ प्रोविजन नहीं लिखे थे, या एग्जामिनर को लगता है कि आप बेटर आंसर लिख पाओगे। मान लो कि इस 75 मार्क्स में से उसने 25 मार्क्स आपके काट लिए, फिर भी आप आराम से, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए, अगर 25 मार्क्स उसने काट भी लिए कि हर क्वेश्चन में से स्टैंडर्ड डिडक्शन काट ली, या फिर बेटर लिख सकते हो आंसर, या सेक्शन नंबर आपने कुछ गलत लिख दिया, अगर स्टेप वाइज मार्किंग में भी उसने 25 मार्क्स काट लिए तो भी आपको 50 मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। कैन आई से कि हम ऐसे ही इतनी टेंशन ले लेते हैं। आप देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा छोड़ने के बावजूद फिर भी आप 75 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। 25 मार्क्स अगर हमने डिडक्ट कर भी दिए तो 50 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो अगर आप ये मुझे आके बोलते हो मैम पेपर बहुत डिफिकल्ट था, मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा, लॉ मुझे बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, 50 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल नहीं है। मतलब आप 25 मार्क्स का रॉन्ग भी करके आए, मतलब आपने 25 मार्क्स लिखा नहीं, 25 मार्क्स आपका रॉन्ग आ गया जो भी, तो भी 50 मार्क्स तो आ ही जाएगा ना।
तो 40 पासिंग है, एग्रीगेट के लिए 50 चाहिए, वो तो आ ही जाएगा। और यहाँ पर भी देख लो, ये जो 75 मार्क्स का आपने अटेम्प्ट किया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सेल पार्टनरशिप कंपनीज एक्ट का, इसमें से भी अगर आप 25 मार्क्स का रॉन्ग करके आते हो तो 50 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल काम नहीं लगता है। अच्छा, मिस्टेक कहाँ पर होती है ना स्टूडेंट्स की, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इतना पढ़ने के बावजूद अगर आप मुझे बोलोगे मैम मैंने तो सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, मेरा तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैं आपको बताती हूँ कि स्टूडेंट्स मार्क्स कहाँ पर लूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आंसर फ्रेमिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने वीडियो किया था PFAC टेक्निक जो मैं फॉलो करती हूँ। PFAC क्या होता है, सबसे पहले आपको जो अपना आंसर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। ये आंसर राइटिंग के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो किया था, आपको चाहिए तो आप वो भी देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन किया है। आपके जो आंसर्स है ना वो 4 स्टेप में लिखे होने चाहिए। सबसे पहले आएगा आपका प्रोविजंस, फिर आएंगे आपके फैक्ट्स ऑफ द केस, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, ठीक है। प्रोविजंस में आपको क्या लिखना है, प्रोविजंस में आपको लिखना है, आंसर राइटिंग का वीडियो मैंने अलग से बनाया था, मैं वापस बोल रही हूँ कि उसका लिंक मैंने दिया है, वो जाके देखना जरूर। प्रोविजंस में आपको लिखने हैं सेक्शन नंबर, नेम ऑफ द केस लॉ इफ एनी। मैंने बहुत सारे पेपर्स इस बार चेक किए थे, उसमें नेम ऑफ द केस लॉ उन्होंने लिखा ही नहीं है, फैक्ट्स लिख दिए लेकिन नाम नहीं लिखा है, नाम लिखना है आपको। तो नेम ऑफ द केस आपको लिखना है, हर जगह पे आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। यू विल एक्सप्लेन द केस लॉ ओनली व्हेन द क्वेश्चन इज अ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ द केस लॉ। तो सेक्शन नंबर लिखोगे, नेम ऑफ द केस लॉ लिखोगे और सिर्फ आप यहां पर थियोरी ही लिखोगे। मैक्सिमम मार्क्स प्रोविजंस के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको थियोरी ही लिखनी है सेक्शन नंबर के साथ। अगर आपने सेक्शन नंबर नहीं भी पढ़ा है इट इज ओके, सेक्शन नंबर नहीं भी लिखोगे तो भी बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास हो सकते हो, ठीक है। तो यहां पर अभी थियोरी आई, अब तक मैंने क्वेश्चन का कुछ भी मेंशन नहीं किया, यहाँ पे मैं सिर्फ उसे प्रोविजंस का बैकग्राउंड क्रिएट कर रही हूँ। फैक्ट्स ऑफ द केस में यू हैव टू जस्ट राइट द फैक्ट्स एकदम ब्रीफली, मतलब 2 to 3 सेंटेंसेस में ही आपको लिखना है, ठीक है। ये क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना उसकी एक समरी आ जाएगी यहाँ पर, 2 to 3 सेंटेंसेस आर मोर देन इनफ। मैं आपको बताती हूँ कि मिस्टेक्स कहाँ होती है और स्टूडेंट्स मार्क्स कहाँ पर लूज कर लेते हैं। एनालिसिस में आप एक्चुअली अब यहाँ पर सॉल्यूशन लिखोगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन देना। और कंक्लूजन में आप लिखोगे जो भी आपको क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन के लास्ट में एक सेंटेंस होता है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क डाला हुआ रहता है, उस चीज का आंसर आपको यहां पर लिखना है। तो हेंस, देयरफॉर, दस, इट इज सो कंक्लूडेड दैट, इस तरीके से आप अपने कंक्लूजन की कंक्लूजन को स्टार्ट करोगे। और फिर क्या आप वहां पर लिखोगे जो क्वेश्चन के लास्ट में उन्होंने चीज पूछी, मैंने बताया यह सब आंसर राइटिंग में आप देख लेना, वहां पर मैंने लिखा है लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा रहता है ना उसका आंसर आपको यहां पर लिखना है 1। इसमें 1 या 2 सेंटेंसेस आर सफिशिएंट। मिस्टेक कहां पर होती है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा टाइम फैक्ट्स ऑफ द केस में डाल देते हैं। उनको लगता है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी स्टोरी मैं पूरी कंप्लीट करके वहां पर लिखूं। तो अगर आप देखोगे प्रोविजंस इतना सा होता है, फैक्ट्स ऑफ द केस इतने लिखे होते हैं क्योंकि उनको स्टोरी कंप्लीट करनी होती है जो क्वेश्चन में लिखी होती है। फिर एनालिसिस लिखते हो, छोटा सा कंक्लूजन लिख देते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, फैक्ट्स लिखने के कोई मार्क्स ही नहीं है, ये सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन है, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको। तो इस पे बिल्कुल ध्यान मत दो, स्टोरी कंप्लीट करने मत जाओ। इवन इफ यू फील स्टोरी तो इनकम्प्लीट लग रही है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको छोड़ दो, ये सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन। अगर आपके पास लास्ट में टाइम नहीं भी है तो भी अगर आपने नहीं भी लिखा इट इज ओके। ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे ऑन प्रोविजंस एंड एनालिसिस। इसमें आप जितने भी पॉइंट्स लिखोगे ना उसी के मार्क्स आपको मिलने वाले। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है स्टूडेंट्स की जिसकी वजह से उनको मार्क्स कम मिलते हैं। वो बोलते हैं कि मैम मैंने तो 1.5-2 पेज का आंसर लिखा है, फिर पता नहीं मुझे मार्क्स क्यों नहीं। अरे तुमने आधे से ज्यादा तो उसमें फैक्ट्स लिखे हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, जिसकी कोई मार्क्स ही नहीं है। तो फिर आप एनालाइज करो ना कहाँ मार्क्स जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोविजंस और एनालिसिस में लिखना है। ओके, तो आई जस्ट होप कि अब आपको थोड़ी सी तसल्ली मिली होगी कि अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो भी बहुत कंफर्टेबली 75 मार्क्स का आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, वो लिंक मैंने दिया है आंसर राइटिंग के लिए, वो जाके जरूर देखना। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, क्योंकि मुझे पता है आप जितने डरे हो ना उससे ज्यादा आपका फ्रेंड डरा हुआ है। तो एक बार ये वीडियो उसके साथ शेयर कर देना ताकि उसको भी तसल्ली मिल जाएगी, सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो भी 75 मार्क्स का पेपर तो अटेम्प्ट
हो ही जाएगा। जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करके जाना और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, इसीलिए बेल आइकन हिट कर लेना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। स्टूडेंट्स, वी हैव बुक्स, लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज ऑन माय वेबसाइट capreetyagarwal.com, तो एक बार वेबसाइट जरूर विजिट करना क्योंकि मुझे पता है आपके काम की चीज वहां पर आपको मिल ही जाएगी।